क्या किया भाई, क्या किया? पुदीने की चटनी ऑन माई $300 शू। डेमो दो। क्या किया भाई? अरे $300 के शूज है, पुदीने की चटनी और माय $300 शूज। भाई लिटरली ये रिएक्शन था केन विलियमसन का और पूरी न्यूजीलैंड की टीम का। भाई ये हाल किया है 400 रन के टारगेट का इस बंदे ने। मतलब ये शेर क्या गुर्राया है, क्या घन गरज के साथ गरजा है और बरसा है। भाई जानवर बन गया था ये बंदा। क्या दरिंदगी और क्या हैवानियत दिखाई है इस बंदे ने ग्राउंड के अंदर। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई मोहब्बत होती है, कोई शफकत होती है, कोई रहम होता है, कोई करम होता है, कोई लिहाज होता है, कोई मुरव्वत होती है, कोई आसरा होता है। भाई विलियमसन के टूटे हुए अंगूठे तक का इस बंदे ने लिहाज नहीं किया। भाई न्यूजीलैंड की पूरी टीम आके इस बंदे से माफी मांगती रहेगी, कोर कमांडर साहब हमारा 9 मई के वाकये से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, हम तो उस वक्त अपने घर में थे। ये बंदा कहता है नहीं, जब तक न्यूजीलैंड की पूरी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई के वाकये की मुजम्मत नहीं करेगी और पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार नहीं करेगी, तब तक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई हारिस का तो, शाहीन का तो, वसीम का तो, इफ्तिखार का तो, सलमान अली आगा का तो, हसन अली का, सबका बदला लेगा रे तेरा फखर। ये तो गैंग ऑफ वासेपुर का फैजल बन गया था भाई। अब पता चला ये जो गुमसुम रहता था पूरा ग्राउंड के अंदर, खोया खोया रहता था, इसको कुछ पता ही नहीं होता था, ना बैटिंग पे ना फील्डिंग पे, इसके अंदर कोई नेक्स्ट लेवल गजनी पड़ रहा था। भाई वो गजनी याद है ना, उसको जब तक उसकी कल्पना याद नहीं आती थी ना तब तक वो सिर्फ शांत रहता था, और जब उसको उसकी कल्पना याद आ जाती थी ना फिर वो क्या दंगल मचाता था। और भाई क्या दंगल वो मचाता था जो कल दंगल हमारे फखर जमान में मचाया। भाई इसको इसकी कल्पना याद आ गई कहीं से, एक गुमसुम बिल्कुल उसी तरह था। और जहां इसको कल्पना याद आएगी, क्या इसने बांग्लादेश का हाल किया, क्या उसने न्यूजीलैंड के 400 रन के टारगेट का हाल किया। हाँ तो भाई न्यूजीलैंड वालों, मिली सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली तुम्हें या और सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए अभी? मतलब भाई दिल खुश हो गया। कल मैं ना चूंटियां काट रहा था अपने आप को, क्या ये मतलब किसी पाकिस्तानी बैटर की तरफ से हमें ये इनिंग इस तरह की देखने को मिल रही है। मतलब कंप्लीट डोमिनेंस। मतलब पाकिस्तान के सामने सिंपल एक हरबा होता था सामने वाली टीम्स का, वो क्या होता था भाई, विकेट टू विकेट बॉलिंग करा दो इनको, सिर्फ विकेट टू विकेट। चाहे वो स्पिनर आए आपका, चाहे वो फास्ट बॉलर आए, सिर्फ विकेट टू विकेट। और बस हमारे सारे गार्ड्स डाउन हो जाते थे। हम कहते यार विकेट टू विकेट तो हम हिटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाट इफ आई मिस, दे हिट, आई विल बी आउट। मतलब सिंपल ये होता था। और बस चाहे फिलिप्स आ जाए, चाहे ग्लेन मैक्सवेल आए, कोई सस्ते से सस्ता स्पिनर लेके आ जाओ हमारे सामने और सिर्फ वो विकेट टू विकेट डाल देता था, तो हम फंस जाते थे। वेल फखर जमान कहता है विकेट पे डालोगे तो छक्का है, ऑफ साइड पे डालेगा तो छक्का है, लेग साइड पे डालेगा तो छक्का है, फास्ट बॉलर को लाएगा तो छक्का है, स्पिनर को लाएगा तो छक्का है, रिस्ट स्पिनर ले आ तू, चाहे लेग स्पिनर ले आ, चाहे कुछ भी ले आ तू, सब पे छक्का है भाई। तो कल यार मतलब हम दूसरी टीम्स को देख कर कहते थे ना यार, क्लासन को देखो क्या खेलता है, डिविलियर्स को देखो क्या खेलता है, शर्मा को देखो क्या छक्के मारता है। भाई 7-7 मैचों में 20-20 छक्के इन लोगों के, डेविड वार्नर के और रोहित शर्मा को। ये बंदा 3 मैचेस के अंदर 18 छक्कों पे आ गया है। मतलब कल प्राउड फील हो रहा था यार। मतलब ये है पाकिस्तानी टीम भाई। लिटरली एक साउथ अफ्रीका वाला मैच जो हम हारे, हालांकि इससे पता है भाई हमें हार से कोई मसला नहीं है, हमें मसला ये यार लड़ लो, अपना जज्बा, अपना स्पिरिट, अपना स्किल लेवल दिखा दो कि भाई हम 4 टीम नहीं है कि हम आके लेट जाएंगे और आप हमारे ऊपर से चले जाना। भाई हार जाओ, लड़के हारो, सामने वाले के मतलब हलक में जान लेके आ जाओ, उसको भी हो यार। हालांकि साउथ अफ्रीका वाली जो हार थी उसमें मेरा है डिफरेंस कि वो शाहीन शाह अफरीदी जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप 4th या 5th स्टंप पे जो बॉलिंग कर रहा था, वही अगर वो विकेट पे करता जिस तरह हारिस रऊफ ने बॉल करी थी तबरेज को, तो वो भी हम जीत सकते थे। लेकिन इफ एंड बट्स और आई विश और काश के ऊपर नहीं चलता क्रिकेट, खैर उसको जाने देते हैं। लेकिन भाई इस तरह खेलना होता है, वो खेलना नहीं होता जो आप अफगानिस्तान के साथ खेले थे या जो आप इंडिया के साथ खेले थे, जो आप लगातार एक सीक्वेंस में आप 4 मैचेस हार गए। तो भाई अब बड़े सारे लोग निकल कर आ गए जो फखर के फेवर में थे ना, और जो कहते थे कि यार ये बिग प्लेयर है, बिग मैच का, ये बड़े दिन ही बड़े मैच में चलेगा। तो वो अब तनकीद कर रहे हैं उन लोगों पर जो उस जवाब में ये कहते थे कि भाई हाँ ये बड़े प्लेयर है, बड़े मैच का, 15-16 मैचेस से ये नहीं चल रहा, तो ये किसी बड़े दिन चलेगा, तो ये अब क़यामत के दिन ही चलेगा, अब इसको रख लो। तो अब जो फखर के जो फेवर में थे ना, वो कह रहे हैं उन लोगों को जो फखर पर तनकीद कर रहे थे कि हाँ भाई बताओ, तुम तो कहते थे कि क़यामत के दिन ही चलेगा,
अब बताओ, अब तुम्हारा क्या कहना है? तो भाई फखर टाइम मैं भी तनकीद कर रहा था ऑनेस्टली उस वक्त, और मैं भी इसी फेवर में था कि इसको बिठाया जाए कुछ मैचेस के लिए। तो उनको जवाब दिए, भाई वो कयामत के दिन ही चला है, बस फर्क ये है कि उसने कयामत का वेट नहीं किया, उसने कल ही न्यूजीलैंड के लिए कयामत ले आई। मतलब सोचो यार, क्रिकेट नहीं हो गया, कराची का मेयर इलेक्शन हो गया। मतलब 400 रन वाली टीम हार जाती है 400 रन करके, और 200 रन बनाने वाली टीम जीत जाती है। तो ये कयामत नहीं हुई तो ये क्या हुआ भाई? आप सोचो तो सही जरा। तो उस बंदे ने कयामत का वेट नहीं किया, वो कयामत कल ही ले आया न्यूजीलैंड के लिए, और वो कयामत के दिन ही चला है। और भाई बिठाना बिल्कुल सही फैसला था। एक खिलाड़ी अगर 15-16 मैचेस से नहीं चल रहा तो उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर से ना थोड़ा सा रिलीज चाहिए होता है, कि उसको छुट्टी मिले, उसको रिलैक्स मिले। वो जो कंसिस्टेंट प्रेशर पड़ रहा होता है ना आपके दिमाग पे, वो आपको भी नहीं पता होता वो आपके साथ क्या कर जाता है, आपको रिलीज चाहिए होता है। इसीलिए यहाँ ये जो गोरे होते हैं ना, ये 1-1 महीने की 2-2 महीने की वेकेशंस बना रहे होते हैं। किस वजह से? हर साल के अंदर हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो इसी वजह से कि भाई कंसिस्टेंट जो प्रेशर पड़ रहा होता है ना, वो साइकोलॉजिकली वो टिप टिप, वो एक कतरा पानी अगर टपकता रहे एक जगह पे, वो पहाड़ के पत्थर तक में सुराख कर देता है और पता ही नहीं चलता आपको। कंसिस्टेंट, तो वो जो कंसिस्टेंट प्रेशर होता है उससे रिलीज चाहिए होता है। और आप देख लो, वो बंदा 15-16 मैचेस में नहीं चल रहा था, पूरा एशिया कप नहीं चला, उसके बाद वर्ल्ड कप में उससे पहले से भी नहीं चल रहा था। वो लास्ट परफॉर्मेंस कब थी फखर जमान की? तो उसको साथ में रखना उस कंसिस्टेंट प्रेशर में, वो उसके साथ ज्यादती थी भाई। उसको आपने 2-3 मैचेस का रिलीफ दिया है कि भाई कोई प्रेशर नहीं, जा एंजॉय कर, डग आउट में बैठ, तेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो उस प्रेशर से जब वो उस रिलैक्स से जब होके वो वापस आया, तो देख लो उसने क्या परफॉर्मेंस दी है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बाबर आजम कैप्टनसी, बड़े सारे फ्लॉज हैं उसके अंदर। बैटिंग का नहीं, बैटिंग में मैं बिल्कुल बाबर के साथ हूँ। अभी इस वक्त बाबर से बेटर पाकिस्तान के पास बैटर नहीं है, ठीक है, लेकिन कैप्टनसी में बड़े सारे फ्लॉज हैं। बैटिंग में क्यों बाबर आजम बेहतर है भाई? विराट कोहली से आप उसका ठीक है मवाजना नहीं कर सकते, लेकिन आप देखें कि आप मवाजना उसके साथ करें। विराट कोहली के साथ जितने सपोर्टर्स हैं ना, मतलब उनका ओपनर जो रोहित शर्मा है, वो उनको क्या स्टार्ट दे के जाता है, उसको सपोर्ट जो करता है गिल, वो क्या उसको सपोर्ट करके जाता है। जब विराट कोहली आता है तो उसको ये प्रेशर नहीं होता कि ना मुझसे पहले वाले कुछ करके गए, ना मेरे बाद में आने वाले कुछ करेंगे। उसके बाद जो है ना, उसके बाद आने वाला श्रेयस अय्यर होता है, हार्दिक पांड्या होता है, केएल राहुल होता है, रविंद्र जडेजा होता है। तो उसको पता है मैं नहीं भी चला ना तो मेरे पीछे हैं जो मतलब हैंडल कर सकते हैं, करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। या सूर्य कुमार यादव होता है। यहाँ बाबर आजम को पता होता है भाई उसका ओपनर जो इमामुल हक, जिसको प्रोटीन शेक की कमी है, क्या कहें यार उसको, फिर वो रोते हैं ना पॉडकास्ट में आकर, रोते हैं कि हमें ये बोला है। मतलब जरा सी सक्सेस मिल जाती है ना, पॉडकास्ट वाले भी ये सारे मिलके ना हमें, वो आंटी याद है ना, गवर्नमेंट आंटी जो है, वो उन्होंने सही बात की कि सारे मिलके हमें बना रहे होते हैं। जरा सी इनकी 150 या 1 सेंचुरी जरा सी हो गई तो पॉडकास्ट वाले अपने व्यूज़ के लिए इनको बुलाने लगते हैं। वहाँ पे जाके ये जो अपनी रोदाद और जो कहानियाँ, जो किस्से और जो हिस्ट्री, अपनी तारीख, अपनी ग्रेटनेस, अपनी अजमत जो प्रूफ करने लग जाते हैं लोग कि हम ये थे, हमारे साथ ये हुआ, मतलब हम सबसे बड़े मजलूम ये बन जाते हैं ना। तो वो जो प्रोटीन शेक वाला जो खेलता था, जो 60 बॉलों पे 30-40 रन करके आउट होता था, और उसके बाद बाबर आजम से आप एक्सपेक्ट करो कि वो हिटिंग भी करे, तो उसको वो सपोर्ट नहीं मिलती जो दूसरे प्लेयर्स को मिल रही होती है। उसको पता है नीचे भी कोई इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, तो उसका बनता है एंकर रोल। और कल की बैटिंग पर भी उसके बड़े सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी बेहतर। भाई पहले आप कहते थे 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, अब उसने 100 के स्ट्राइक रेट से खेल लिया तो आप कहते हैं 120-125 के स्ट्राइक रेट से खेलो। मतलब किसी तरह सुकून ही नहीं है। इस तरह तो फखर जमान ने 60 बॉलों पे सेंचुरी मारी है, 60-61 बॉलों पे सेंचुरी मारी है। तो उससे नीचे देख लो 40 बॉलों पे तो ग्लेन मैक्सवेल की सेंचुरी पड़ी हुई है, उससे कम बॉलों पे क्लासन की सेंचुरी पड़ी हुई। तो ऐसे बेहतर होने को तो फखर जमान की इनिंग भी बेहतर हो सकती थी भाई। कल बाबर आजम का जो रोल था उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोल प्ले किया। और भाई मैं सेटिस्फेक्शन जो उस वक्त फील कर रहा था ना, मुझे पता था बस ये फखर बॉल ना खड़ी करे वहाँ से बाबर आउट नहीं होगा, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि बाबर आजम को भी मारना चाहिए था, ओ भाई ये जो 179 जो डीएलएस का आपको टारगेट था ना, जिसकी वजह से आप जीतो 21 रन से, वो 1 विकेट पे था। अगर आपकी 2 विकेटें या 3 विकेटें गिरी होती ना तो ये टारगेट 179 नहीं होना था, ये उससे बहुत आगे होना था। और अगर बाबर आउट हो जाता ना मारते हुए, तो यही लोग कह रहे होते कि भाई जब फखर मार रहा था, जब हम ऑलरेडी डीएलएस में आगे थे, तो बाबर आजम को मारने की क्या जरूरत थी। तो भाई जो हेटर्स है ना, जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, वो तो करते रहेंगे, लेकिन
तनकीद करनी चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव होती है, जो इसमें मेरे साथ से कोई डाउट नहीं है कि बाबर की कैप्टनसी में बहुत फ्लॉज हैं, लेकिन बैटिंग में आई डोंट से कि वो बैटिंग में कहीं लैग करता है। हाँ, कोहली से अभी फिलहाल आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो भी उस पे जिस लेवल पे अभी कोहली है ना, उस लेवल पे अभी बाबर नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी पॉसिबल आप उस तरह कंपैरिजन कर सकते हो कि इस एज के अंदर या इतने मैचेस खेलने के बाद जिस लेवल पे कोहली था, उसके कंपैरिजन में अगर आप करो कि बाबर आजम उसके जितना है या उससे ऊपर है या उससे नीचे, वो कंपैरिजन बनता है। लेकिन बेटर पाकिस्तान में उससे बेहतरीन इस वक्त कोई नहीं है एंकर रोल प्ले करने के लिए। अब बैटर भी बड़े सारे किस्म के होते हैं, ये जो 2-3 साल से क्रिकेट फॉलो कर रहे होते हैं ना, ये आके फिर तनकीद करने लगेंगे। भाई 24-25 साल से हम क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, तो बैटर एक एंकर रोल प्ले कर रहा होता है, एक डिफेंसिव बैटर होता है, एक अटैकिंग बैटर होता है एग्रेसिव, एक हिटर होता है, एक फिनिशर होता है, तो बड़े सारे। तो एंकर रोल प्ले करने के लिए जो बैटर है ना पाकिस्तान में इस वक्त, उससे बेहतर कोई नहीं है। कैप्टनसी में फ्लॉज हैं, और ये जो मैं बात कर रहा था कि भाई कोहली को जो सपोर्ट रोल मिलता है ऊपर से शर्मा से या गिल से, उसके बाद श्रेयस अय्यर से या सूर्य कुमार यादव से या हार्दिक पांड्या से या जडेजा से, तो भाई बाबर आजम को अगर वो सपोर्ट रोल नहीं मिल रहा, तो मैं उसकी कैप्टनसी का इसी वजह से फ़ैन नहीं हूँ कि वो अगर सपोर्ट रोल नहीं मिल रहा तो वो बाबर आजम की वजह से ही नहीं मिल रहा। भाई आप कैप्टन हो, आप इस तरह, आपके पास आई फॉर द टैलेंट होनी चाहिए, आप इस तरह की टीम बनाओ, इस तरह के प्लेयर सेलेक्ट करो कि आपको वो सपोर्ट रोल मिले। आप वो नहीं कर रहे। आप इसकी जो सबसे बड़ा जो मतलब मेरे हिसाब से मसला है ना, ये बंदा एक्सट्रीम पे चला जाता है कि बस इसी बंदे के साथ मैंने स्टिक करना है। भाई एक स्ट्रैटेजी नहीं चलती, आप करते हो रोटेटिंग पॉलिसी अलग होती है कि एक बंदा अगर नहीं चल रहा तो अगर आप उसको डगआउट में बिठा रहे हो या उसको रेस्ट दे रहे हो 1-2 मैचेस के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बंदा कैपेबल नहीं है या उस बंदे पे आप भरोसा नहीं कर रहे। भाई आप उस बंदे के साथ भलाई कर रहे हो, अच्छाई कर रहे हो, उसके ऊपर आप जो है ना मतलब एक तरह से रहम कर रहे हो कि भाई मैं तुझे इस प्रेशर से थोड़े टाइम के लिए छुट्टी दे रहा हूँ, जा अपना जाकर इंजॉय कर। तो उसका मतलब ये भी होता है जो फ़खर के साथ हुआ। अब आप देखें कितने प्लेयर्स बने थे सरफराज की कैप्टनसी के अंदर। अगेन अभी कुछ लोग आ जाएंगे भाई ये सरफराज की T20 टीम में कोई जगह नहीं बनती, एंड आई थिंक 50 में भी मुझे इतनी ज़्यादा उसकी जगह नहीं लगती, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैप्टनसी को कंपेयर करूं, वो कैप्टनसी में बाबर आजम कोई उसके आगे मेरे हिसाब से इतना कोई इफेक्टिव नहीं है। क्यों? आप देखें, कैप्टन सिर्फ वो नहीं होता जो खुद खेलता है, वो कैप्टन वो होता है जो टीम को खिलाता है, टीम को जिताता है, ठीक है। और फिर मेन थिंग, उसकी कैप्टनसी में प्लेयर्स कितने बने, कितने आई फॉर द टैलेंट, उसने कितने प्लेयर्स को पिक किया। और आप देखें ना, ये हसन अली हो गया, शादाब खान हो गया, और आपका फ़खर जमान हो गया, यही थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के, यही मेन प्लेयर्स थे ना। हसन अली मैन ऑफ द टूर्नामेंट था आई थिंक सिटी का, युवराज का LBW याद है ना, वो पैड लगाए वो, और उसके वो फ़खर जमान ने क्या किया था फाइनल के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल। तो ये 3 प्लेयर किसकी कैप्टनसी में आए थे? एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये शाहीन शाह अफरीदी और ये और रोमान रईस। और उस वक्त बैकअप कितना होता था आपके पास, मतलब बॉलर्स की तो छोड़ ही दो ना, आपके पास बॉलर्स का क्या बैकअप होता था उस वक्त। रोमान रईस तो राहत तो पता नहीं कौन कौन से बॉलर वो लेके आता था और उनसे परफॉर्म भी करवाता था। तो ये होता है कैप्टन। और अगर आप कंपेयर करें बाबर की कैप्टनसी में कितने प्लेयर्स बने, तो भाई प्लेयर्स बनने के बजाय मैं तो देख रहा हूँ प्लेयर्स जो हैं उसकी कैप्टनसी में तबाह हुए हैं। आप फ़खर जमान की ले लें, क्या हाल कर दिया था ये 15-16 मैचेस में, जो इससे परफॉर्मेंस नहीं होनी थी, गुमसुम खोया हुआ, और कप्तान को कुछ नहीं पता कि इस बंदे से मैंने परफॉर्मेंस कैसे लेनी है। भाई परफॉर्मेंस लेने का एक तरीका होता है, आप बिठा देते हो, आप उसको इंजॉय कराते हो, उसको पार्टी कराते हो, उसको रिलैक्स करने के लिए भेज देते हो, ये भी तरीका होता है बिठाने का। सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि भाई मैं तुझ पर भरोसा नहीं करता और हमारी टीम में एका नहीं है, हमारी टीम में यूनिटी। से बिठाने का मकसद ये नहीं होता। इसी तरह आप शादाब के साथ देख लें, वो सिटी का हीरो था ना, चैंपियंस ट्रॉफी का हीरो था ना उस वक्त। ये 3-4 प्लेयर्स ही हीरो थे ना उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के। शादाब खान का क्या रोल था, और अब देखो उसका क्या हाल हो गया। इस तरह हसन अली, वो भागता हुआ स्पिनर, वो नेक्स्ट लेवल जो उठाओ गिरी मिरासी। भाई जब यहाँ पे डबल मास्टर्स कर रहा था ना, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी जब पढ़ाते थे साइकोलॉजी के बारे में, तो उस वक्त हमें बताते थे ये बॉडी लैंग्वेज, ये कम्युनिकेशन स्किल से आप जज कर सकते हो बंदे को कि ये बंदा क्या है, ये बंदा जो बात कर रहा है इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसका आई कॉन्टैक्ट, इन सब चीज़ों से आप मतलब इतना आपको एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप बोलते हो यार ये बंदा ये नेक्स्ट लेवल, ये आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है वेट लिफ्टिंग के अंदर, या
उससे भी बड़ा कोई वेट लिफ्टर है। मतलब वो जो बॉब जी द किंग जो कर रहा था वो पॉडकास्ट में आके, हम टीम में भी उसको किंग बोलते हैं, या बॉबजी कहते हैं या बोलते हैं बॉबजी द किंग। यार किंग कर लेगा, किंग को बोलो कि ये मसला ठीक हो जाए। वही सारे मिलके हमें बना रहे हैं पॉडकास्ट वाले अपने व्यूज के लिए, ये बंदे आके अपनी ग्रेटनेस, अपनी जुल्म भरी दास्तान ऐसा अपने आप को मजलूम बना के दिखा रहे होते हैं उन पॉडकास्ट के अंदर कि इनसे बेहतरीन, इनसे अजीम कोई आज तक क्रिकेटर ही नहीं आया। तो ये जो बॉब जी द किंग और ये जो कर रहे थे ना उस पॉडकास्ट के अंदर, तो वहाँ से पता चलता है कि ये बंदा वाकई में सामने वाले की तारीफ कर रहा है क्योंकि वो अजीम है, या ये सिर्फ इस वजह से तारीफ कर रहा है कि यार मैं रेलू कट्टा टाइप जो होता है ना, मतलब मैं बस टीम में किसी तरह जगह भाई क्यों बॉब जी द किंग क्यों कर लेगा, आप किस लिए हो टीम में, आप क्या करोगे, आप बोलो मैं करूंगा। सही, बॉब जी द किंग पर से मैं बर्डन हटाऊंगा, मैं वेट हटाऊंगा। तो इस तरह के प्लेयर्स होने चाहिए। तो बाबर आजम को चाहिए कि अपनी जो एंकर जो उसका रोल है ना वो बेटर पाकिस्तान में इस वक्त उससे बेहतरीन कोई नहीं है। लेकिन अगर उसको सपोर्ट करने को कोई नहीं मिलेगा ना, ऊपर से फ़खर जमान जैसा हिटर या रोहित शर्मा या आपका राहुल या आपका लासन हो गया या आपका डिकॉक हो गया या आपका ग्लेन मैक्सवेल हो गया, इस टाइप के प्लेयर्स आपके पास टैलेंट फॉर द आई होनी चाहिए कि आप वो और नए प्लेयर्स लेके आए, बनाएं अपने रोल को सपोर्ट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये टीम बनानी पड़ेगी। तो भाई वो टीम बनाओ। और ये जो आपकी पॉलिसी है एक बंदे के साथ इतना स्टिक करना कि उसका तबाह बर्बाद उसको उसका कबाड़ा निकल जाता है, इस पॉलिसी से हटो। अब इससे आप दो चीज़ें सीख सकते हो। ये कुछ लोग कह रहे हैं फ़खर जमान को बिठाने की जो है ना, मतलब यही गलती थी इसको। ओ भाई बिठाने बहुत बेहतरीन फैसला था। वही अगेन रिलैक्स होता है बंदा, प्रेशर से उसको छुट्टी मिलती है, और फिर जब उस प्रेशर से जब उसको छुट्टी मिलती है ना तब उसको रियलाइज होता है कि यार मैं कितना प्रेशर उस वक्त ले रहा था। और फिर जब वो वापस आता है, कम बैक करता है, तो उसका कम बैक ज़्यादातर इस तरह का होता है अगर उसमें स्किल्स हो, एबिलिटी हो, क्लास हो उसके अंदर। अब इससे दो चीज़ें, या तो एक बाबर आजम बोले हाँ यार मुझे स्टिक करना चाहिए था, मैंने 2 मैचेस बिठा के फ़खर जमान को गलती की, तो वो अगर इस पे चलेगा और आगे इसी तरह शादाब खान और हसन अली के साथ ये इसी तरह करता रहेगा और इस तरह दूसरे प्लेयर्स, तो वो प्लेयर सिर्फ बर्बाद होंगे मेरे हिसाब से। अदरवाइज उसको इससे ये सीखना चाहिए कि हाँ यार मैं जो ओवर रिलाई करता हूँ कि नहीं जी बिठाना तो है ही नहीं, यही बंदा बेस्ट है, और अगर मैंने इसको बिठाया तो इसको सिर्फ ये मैसेज जाएगा कि जी मैं इस पर भरोसा नहीं कर रहा, या मुझे इसकी एबिलिटी पे या इसकी स्किल्स पे भरोसा नहीं है, इसकी क्लास पे भरोसा नहीं है, और ये बंदे का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो भाई नहीं, उसका सिर्फ मकसद ये नहीं होता। तो आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि रोटेटिंग पॉलिसी क्या होती है, कब किस प्लेयर को रेस्ट देना है, और रेस्ट देने का सिर्फ ये मकसद नहीं होता, ये मायने नहीं होते। ये मायने भी होते हैं कि यार मैं तुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए तुझे पार्टी टाइम दे रहा हूँ, जब पार्टी कर 2-3 मैचेस या एक सीरीज तू आराम से पार्टी कर, उसके बाद तू वापस आ। तो यार आई होप कि आगे भी हम फ़खर जमान का बल्ला इस तरह चलते हुए देख सकें। यार वन ऑफ द बेस्ट इनिंग, मुझे अब अब्दुल रज़ाक की वो साउथ अफ्रीका वाली इनिंग याद आ गई जो 82 रन नहीं सॉरी 100 मारे थे, 82 शुएब मलिक ने मारे थे, वो भी अफ्रीका के सामने मारे थे। लेकिन जो अब्दुल रज़ाक ने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया था आखिरी विकेट के ऊपर, और जो छक्के लगाए थे साउथ अफ्रीका को, वो वाली इनिंग याद आ गई। बड़े अरसे से जो है ना फ़खर जमान खेल चुका है, चैम्पियंस ट्रॉफी में खेल चुका है, लेकिन वो इनिंग भी ठीक है फाइनल की थी, लेकिन इतना ज़्यादा 400 रन जब आपके सामने लगे हुए हों और आपका उस तरह रायता फैलाओ आप 400 रन का, जिस तरह कल फ़खर जमान ने किया, वो अलग ही बात होती है। वो हम ज़्यादातर दूसरी टीम्स को दूसरी टीम के खिलाफ करते हुए देखते थे, या दूसरी टीम्स को अपने खिलाफ करते हुए देखते थे। ये बड़े अरसे बाद हुआ कि हमने अपनी टीम के किसी बैटर को दूसरी टीम का ये हाल करते हुए देखा है, जो हम दूसरे बैटर को देख के कहते थे कि यार हमारी टीम को इस तरह करना चाहिए। तो आई होप कि फ़खर जमान का बल्ला इस तरह चलता रहे। अब ये है, कल हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी जीते हैं, कल हमारा टीम वर्क नहीं था। साउथ अफ्रीका से जो हारे थे, जो हम एंड तक लाए थे, वो हमारा टीम वर्क था। लेकिन कल जो हम जीते हैं वो हम सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीते हैं, और इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ना आप मैचेस जीत सकते हो, सीरीजेस या टूर्नामेंट्स आप नहीं जीत सकते। आगे ये सोच रहा होगा कि अगर फ़खर जमान ना चले तो आगे हमारे दूसरे प्लेयर्स को चलना होगा, ज़्यादातर उसमें बॉलर्स ही आ जाते हैं। यार ठीक है, मतलब बैटिंग की पिच थी, 400 वाली पिच नहीं थी, या आप बॉलर 400 वाले नहीं हो। होप फॉर द बेस्ट, अभी कुदरत के निज़ाम से होप है, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन दिल खुश हो गया। मतलब मैं कहता हूँ कि अभी मेरे एक इंडियन हमारे, क्योंकि अब यहाँ बाहर तो सारे भाई भाई होते हैं, सारे दोस्त होते हैं, तो हमारा एक इंडियन फ्रेंड है, उससे मेरी बात हुई थी। मैं कह रहा था यार इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाके हार भी जाता है ना, या फाइनल में जाके हार जाता है, तो यू एज ए इंडियन आपका सर
फख्र से बुलंद होना चाहिए कि यार हमारी टीम ने शेरों की तरह खेला है, मतलब अनबीटन जा रही है वो सेमीफाइनल के अंदर। एंड द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल इंडिया है और अभी तक अनबीटन है। लेकिन सेमीज में भी अगर हार जाए या फाइनल में हार जाए तो यू प्लेड लाइक अ चैंपियन। और ऑन अ डे आप देख लो क्रिकेट टीम के साथ क्या हो सकता है। इंग्लैंड को देख लो, जो डिफेंडिंग चैंपियन है, क्या हाल हुआ है, वो 10वें नंबर पर पड़ी हुई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसको क्वालिफायर खेलने पड़ेंगे। तो क्रिकेट में एक एक दिन में ये हो जाता है। अफगानिस्तान भी हरा दी थी, नीदरलैंड भी साउथ अफ्रीका को हरा दी थी ऑन अ डे, ठीक है। तो ऑन अ डे अगर सेमीफाइनल या फाइनल में अगर कोई टीम हार जाती है तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इम्पैक्ट ये पड़ता है पूरा टूर्नामेंट किस तरह से खेलो। तो जिस तरह से पाकिस्तान अभी तक टूर्नामेंट खेलते हुए आ रही थी, वो अगर किसी तरह से सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंच के जीत भी जाती ना तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ना था। वो कुदरत का निज़ाम, तुक्का, दुक्कल, फ्लूक, ये लोग कहते। लेकिन कल जो खेला है, और वाकई में कल मैं ये कह रहा था कि यार इफ़ यू वुड लाइक टू प्रूव योर सेल्फ टू बी अ वर्दी या यू आर डिजर्विंग टू प्ले सेमीफाइनल और फाइनल ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन, देन यू हैव टू प्रूव राइट हियर कि यार हम 400 रन का टारगेट चेज कर सकते हैं। और वो कल इन्होंने किया है। तो अब देखते हैं इंग्लैंड के साथ क्या होता है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले मैच में क्या होता है। अब सिचुएशन ये है कि न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से हार जाए या न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो गेम है वो वॉश आउट हो जाए और उसके बाद इंग्लैंड से पाकिस्तान जीत जाए, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली फिर सेमीफाइनल के अंदर है। और वो फिर ऑब्वियसली आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के साथ ही खेलेगा, क्योंकि अभी इंडिया नंबर 1 है और पाकिस्तान 4th पे जाएगा और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी कल इंग्लैंड से जीत चुका है। तो लेट्स सी क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।